तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें ईडी बढ़ाने जा रही है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ 10 मई को चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ दायर कर सकती है। बड़ी बात यह है कि 10 मई को ही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को 15 मार्च और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट पर आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह ईडी की नहीं बीजेपी की चार्जशीट है। बीजेपी का काम बस अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना है, लेकिन चार्जशीट दायर होने से अरविंद केजरीवाल का संकट और गहराएगा। माना जा रहा है कि ईडी की चार्जशीट में उस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र होगा जिसको लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसके पास केजरीवाल के 100 करोड़ की रिश्वत मांगने की सीसीटीवी फुटेज है। अपनी चार्जशीट में ईडी केजरीवाल के 7 स्टार होटल में ठहरने और उसके बिल का भुगतान रिश्वत के पैसे से किए जाने के सबूत का भी जिक्र करेगी। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाली न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि हम 10 मई को अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उस दिन सुनवाई भी होगी। न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के साथ एक अलग पीठ में बैठे थे। उनके अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध किए जाने के मामले में पूछे जाने पर यह टिप्पणी की। राजू 3 सदस्यीय उत्तक खंडपीठ के समक्ष वस्तु और सेवा कर से संबंधित एक मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ से 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2 न्यायाधीशों की यह पीठ केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना उठ गई थी। पीठ ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के कारण केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका की सुनवाई को 2 हिस्सों में बांटा है। उनकी मुख्य याचिका में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है, जबकि दूसरा पहलू मौजूदा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से संबंधित है। अदालत ने अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। न्यायालय ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि बार बार समन जारी करने और केजरीवाल के जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास बहुत ही मामूली विकल्प बचा था। शराब घोटाला के सरगना अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि ईडी के चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी भी मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होते ही आम आदमी पार्टी को अभियुक्त बनाना आसान हो जाएगा और लगे हाथ चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की उम्मीद लगाए बैठे केजरीवाल का वो सपना भी टूट जाएगा, क्योंकि तब ईडी ये कहकर विरोध करेगी कि इस शख्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सकती है और इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि पहली बार केजरीवाल को आरोपी बनाया जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ दायर होने जा रही चार्जशीट की टाइमिंग काफी अहम है। ईडी ऐसे समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आरोपी बनाने जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर भी सुनवाई करेगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि ईडी ताज़ा चार्जशीट में केजरीवाल समेत कुछ अन्य लोगों को आरोपी बना सकती है। ये भी बताया गया कि केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी कोर्ट में मौखिक रूप से ईडी के वकील केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बता चुके हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को यदि आरोपी बनाया जाता है तो जल्द ही आम आदमी पार्टी को भी अभियुक्त बनाया जा सकता है, जिसके वह प्रमुख हैं। वह पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा।
कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मामले में केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी नहीं। लोकसभा चुनाव 5 साल में आता है और इसके लिए प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुना सकता है। माना जा रहा है कि सर्वोच्च अदालत में सुनवाई से पहले ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। केंद्रीय जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में इस तथ्य को रखकर अपना पक्ष मजबूत कर सकती है। केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है और वो बाहर निकलकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों पर असर डाल सकते हैं। चुनाव प्रचार की आड़ में अरविंद केजरीवाल की रिहाई की कोशिशों को लेकर ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अंतरिम जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश की जा रही है और इससे गलत परंपरा स्थापित होगी और फिर किसी राजनेता को गिरफ्तार करना पाना मुश्किल हो जाएगा। ईडी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को कभी इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली है। ईडी ने कहा कि अगर इस आधार पर रिहाई हुई तो किसी नेता को गिरफ्तार करना या हिरासत में रखना कठिन हो जाएगा, क्योंकि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। पिछले 5 साल में देश में 123 बार चुनाव हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को आदेश जारी कर सकता है। उससे पहले ईडी ने यह हलफनामा दाखिल किया है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे प्रयास में है कि केजरीवाल किसी तरह जेल से बाहर आ जाए, वहीं ईडी केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहता। ईडी का कहना है कि अंतरिम बेल से गलत परंपरा शुरू हो जाएगी और चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है कि किसी को इस बिना पर बेल दे दी जाए। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से एक दिन पहले ईडी की उप निदेशक भानुप्रिया ने हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा गया कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की जानकारी के अनुसार किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों ना हो। ईडी ने यह भी दलील दी कि अगर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ईडी ने कहा कि पिछले 3 सालों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे साल होते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो यह असमानता के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पिछली सुनवाई सीएम केजरीवाल के वकील से कहा कि पहले हम यह देखें कि अंतरिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। पीठ ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा था कि मान लीजिए कि हम आपको चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देते हैं, फिर यदि आप कहते हैं कि आप ऑफिस में उपस्थित होंगे तो इसका असर पड़ सकता है। यदि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के बहाने रिहा करने की एक तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संकेत दिए उससे तो यही लगता है कि यही वजह है कि ईडी के केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान तो ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया ही, साथ ही अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बेहद कड़े शब्दों में अंतरिम जमानत देने का विरोध किया है और ये सवाल भी पूछ लिया कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो फिर किसी राजनेता को कैसे गिरफ्तार कर पाएंगे, क्योंकि इस देश में तो सालों भर चुनाव होते ही रहते हैं और संविधान और कानून की किसी किताब में नहीं लिखा कि चुनाव प्रचार कराना मौलिक अधिकार है। यहाँ तो उम्मीदवार तक को जमानत नहीं दी जाती। प्रचार के लिए तो केजरीवाल ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या विशेष परिस्थिति है जिसके कारण केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर आई कि एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। जाहिर है कि ईडी ने अंतरिम जमानत मिलने की संभावना को खारिज करवाने के लिए
पूरी ताकत लगा दी है। ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं होगा, इससे एक गलत संदेश जाएगा। कोई भी अपराधी अंतरिम जमानत के लिए इसका हवाला देने लगेंगे और अंतरिम जमानत मांगने लगेंगे। ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना तो न तो संवैधानिक और न ही मौलिक और न ही कानूनी अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ने के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी जानती है कि अगर इस समय अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो वो अपनी राजनीतिक रैलियों में इसका भरपूर प्रयोग करेंगे। सांसद संजय सिंह का उदाहरण सामने है। संजय सिंह को जमानत के समय भी ईडी ने कोशिश की थी कि शर्त लगा दी जाए वो आबकारी नीति के बारे में मीडिया से बात न करें। हालांकि संजय सिंह के वकीलों के विरोध के बाद कोर्ट ने शर्त लगाई कि वो आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में नहीं बोलेंगे। अब ईडी संजय सिंह के बयानों से भी परेशान है। उसने कोर्ट में भी इस बारे में कहा। ईडी ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के लिए आज तक किसी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना एक ऐसा उदाहरण पेश करेगा जिसके तहत नेता गुनाह करके चुनाव की आड़ में जांच से बचने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस का हवाला देते हुए ईडी ने कहा कि वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की। यही नहीं, ईडी के दिल्ली सीएम के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की भी खबर आई। जाहिर है इसका भी हवाला देकर ईडी अंतरिम जमानत विरोध कर सकता है। ईडी का कहना है कि मुख्यमंत्री को भी आम आदमियों की तरह ही अपनी नियमित जमानत दाखिल करनी चाहिए, अंतरिम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला का दांव उल्टा पड़ गया। कहां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजभवन में विधायकों की परेड पर करवाने की बात कह रहे थे और दुष्यंत चौटाला ने तो फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी तक लिख डाली, लेकिन अब यही दुष्यंत चौटाला का पार्टी में फूट का कारण बन गया। पार्टी के 4 विधायक बीजेपी खेमे में जा मिले। सैनी सरकार को गिराने के सपने देख रहे चौटाला की ही पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई। जजपा के 3 विधायक राज्य में जारी सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि ये विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं और भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। जजपा के पास कुल 10 विधायक हैं और अगर ये संख्या 3 ही रही तो इन विधायकों के टूटने पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। चर्चा है कि खट्टर के पास जजपा विधायकों की बैठक पानीपत में राज्य मंत्री महिपाल डांडा के आवास पर हुई। आधे घंटे चली बैठक में खट्टर और डांडा के अलावा जननायक जनता पार्टी के 3 विधायक मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक संकट पर चर्चा की। हालांकि मेजबान मंत्री डांडा ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बैठक में टोहाना विधायक देवेंद्र बबली, नरवाना से रामनिवास सूरज खेड़ा, जोगीराम सिहाग शामिल हुए। मनोहर लाल से मुलाकात करने वाले जोगीराम सिहाग और देवेंद्र बबली ने कहा कि राज्यपाल को पत्र भेजने से पहले हमसे कोई बात नहीं की गई। अब माना जा रहा है कि जजपा के कुछ विधायक अलग से बैठक कर सकते हैं। 2 दिन पहले 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और इसके बाद नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखकर विधानसभा में बहुमत साबित करवाने की मांग की थी। जजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद मार्च में ही नायब सैनी सरकार बनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से और रणजीत चौटाला हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफों के बाद इस समय 90 सदस्यीय विधानसभा में मौजूदा 88 विधायक हैं। सदन में बहुमत का आंकड़ा 45 है, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद भाजपा सरकार के साथ 43 विधायक हैं। हालांकि सैनी और खट्टर का दावा है कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं और विपक्षी दलों के कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की डेयरियों में पशुओं की दयनीय हालत पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आपके अधिकारी जमीन पर जाए बिना रिपोर्ट दे देते हैं और आपके अधिकारी कुछ नहीं करते। नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम सीबीआई को मामला सौंप देंगे। ये बहुत गंभीर मामला है, बच्चों और युवाओं की सेहत पर असर कर रहा है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने कहा कि वो मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में 28 मई को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो मदनपुर खादर डेयरी को लेकर विस्तृत आदेश पारित करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने
भलसवा और गाजीपुर इलाके में टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर जोर देने के साथ मामले में एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि आपको खुद जमीन पर जाना चाहिए। आपको पता चलेगा कि आपके अधिकारी जो कह रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें कितना अंतर है। अगर आप जमीन पर जाएंगे तो आपके अधिकारियों में भी मैसेज जाएगा कि वो भी नियमित विजिट करेंगे। और दिल्ली के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में कहा कि भलसवा डेयरी 65 एकड़ और गाजीपुर डेयरी 205 एकड़ एरिया में है। हमने अथॉरिटीज से बात की है और उन्होंने कहा कि उसको स्थानांतरित करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में कहा कि हमारा सुझाव है कि भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट को पूरी तरह से खत्म करने पर जोर देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट को 1.5 साल में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बीते 1 साल में 50 लाख टन और बीते 5 साल में 90 टन कूड़े को वहां से हटाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गोगा डेयरी के पास जमीन है, लेकिन वहां पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। वहां डेयरी की जमीन पर लोग पक्का मकान बना रहे हैं, उसे रोकना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में डेयरी से जुड़ी जमीन पर कितने अधिकारी आएंगे और डेयरी में कितने जानवर हैं, गाजीपुर डेयरी में कितने जानवर हैं। मुख्य सचिव ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि गोगा डेयरी के पास खाली जमीन पर किसी तरह का कब्जा नहीं होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली की डेयरी पर कुल 50,000 जानवर हैं और 321 गैर कानूनी डेयरी को पिछले साल सील कर दिया गया था। गैर कानूनी डेयरियों में कितने ही जानवर हैं उनका डाटा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कितने लाइसेंस जारी किए गए और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले 2 सुनवाइयों से डाटा मांगा जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप मदनपुर खादर डेयरी जाइए, आपको पता चलेगा कि जो आपके अधिकारी कह रहे हैं और हकीकत जमीन पर क्या है। क्या आप अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बिना जमीन पर गए रिपोर्ट दे देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि डेयरी में जानवरों के लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, वहां पर अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, साफ सफाई भी नहीं होती। हाईकोर्ट ने कहा कि आपके अधिकारी कुछ नहीं कर रहे। मामला कोर्ट में आने से पहले आपके अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए आपके अधिकारी कुछ नहीं कर रहे। आप अपने अधिकारियों को कहिए कि काम करें। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जानवरों पर ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की गई। लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। Bureau Report, News of India. दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल के 2 डॉक्टरों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आने वाले मरीजों से लेकर चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियों और यहां तक कि फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने वाले से भी रिश्वत वसूलते थे। रिश्वतखोरी को यह रैकेट भी यहां बड़ी ही चालबाजी के साथ चलाया जा रहा था। यहां 5 अलग अलग तरीकों से घूस ली जा रही थी। इनमें स्टेंट और अन्य चिकित्सीय उपकरण की सप्लाई के बदले घूस, अलग अलग ब्रांड के स्टेंट की सप्लाई के बदले घूस, लैब में चिकित्सीय उपकरण की सप्लाई के एवज में रिश्वत, घूस लेकर मरीजों की भर्ती और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के एवज में घूस लेने का तरीका शामिल है। सूत्रों के जरिए जांच एजेंसी को खबर मिली थी कि यहाँ रिश्वत लिया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए दोनों चिकित्सकों की पहचान डॉक्टर पर्वत गोड़ा और डॉक्टर अजय राज के तौर पर हुई है। दोनों कार्डियोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर भी हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों से यह जानकारी मिली थी कि डॉक्टर पर्वत गोड़ा ने नरेश नागपाल से रिश्वत ली थी। दरअसल नरेश नागपाल की कंपनी नागपाल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चिकित्सीय उपकरणों की सप्लाई करती है। इन्हीं चिकित्सीय उपकरणों को अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर पर्वत गोड़ा ने घूस मांगी थी। उन्होंने डॉक्टर नरेश नागपाल से कहा था कि वो घूस की बकाया रकम देंगे। इस पर नरेश नागपाल ने उन्हें 7 मई को 2,48,000 रुपये बतौर घूस देने की बात की थी। सूत्रों ने बताया था कि पर्वत गोड़ा के इसके बाद अबरार अहमद से भी घूस मांगी थी। यह रिश्वत भी चिकित्सीय उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति देने के एवज में मांगी गई थी। अबरार अहमद ने यह पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए थे। इनके अलावा चिकित्सकों ने बायोट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के टर्शरी सेल्स मैनेजर आकर्षण गुलाटी, बायोट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की कर्मचारी मोनिका सिन्हा, आरएमएल अस्पताल के कैथ लैब के वरिष्ठ तकनीकी प्रभारी रजनीश कुमार और भारतीय मेडिकल टेक्नोलॉजी के भरत सिंह दलाल से मेडिकल उपकरणों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए रिश्वत ली थी। सूत्रों ने जांच एजेंसी को सूचना दी थी कि कृष्ण कुमार नाम के एक शख्स ने आरएमएल अस्पताल के क्लर्क संजय गुप्ता से संपर्क कर कहा था कि वो उनका मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट बनवा दे। इसके बाद संजय गुप्ता ने रिश्वत के तौर पर 700 रुपये की डिमांड की थी। यह रकम यूपीआई पेमेंट के जरिए दी गई थी। इसी तरह कई बार मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर घूस दी गई थी। सूत्रों ने जानकारी दी थी कि आरएमएल अस्पताल के एक कर्मचारी भुवल जायसवाल, अस्पताल की एक नर्स सालू शर्मा,
के साथ मिलकर अक्सर मरीजों से रिश्वत लेते थे। यह मरीजों से अपॉइंटमेंट और एडमिशन के बदले अक्सर पैसे लिया करते थे। यह भी आरोप है कि मरीज के परिजनों को उन्होंने धमकी दी थी कि अगर घूस के पैसे नहीं मिले तो वो उनकी गर्भवती पत्नी का इलाज रुकवा देंगे और बिना आगे मेडिकल ट्रीटमेंट के अस्पताल से डिस्चार्ज भी करवा देंगे।